चैप्टर 69। सिद्धार्थ और वान्या आए आमने सामने। चलिए अपनी कहानी जारी रखते हैं। देव जब अपनी सच्चाई बता रहा था तब सबके चेहरों पर ही अलग अलग भाव दिखाई दे रहे थे। वन्या की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसके सामने फिर से वही नज़ारे घूमने लग गए थे जिनमें न जाने कितना दर्द उसने सहा था। समक्ष अभी भी एक्सप्रेशन लेस था पर वो वन्या के हाथ अपने हाथ में लेकर उसे सहला रहा था। सुमित्रा जी की आंखों में पछतावा था, आखिर उसने वन्या को क्यों इतना सुनाया। उसकी वजह से ही आज उसका बेटा उसके सामने सही सलामत खड़ा था। नरेंद्र जी बहुत गर्व महसूस कर रहे थे कि आखिर उनके घर वन्या जैसी बेटी है जिसने परिवार के लिए छोटी सी उम्र में ही बहुत किया है। वही सृष्टि और लक्ष्य बस आंसुओं भरी नज़रों से वन्या को देख रहे हैं। आखिर उनकी दोस्त ने कितना कुछ सहा था और वो नहीं थे उसके साथ उस वक्त। तभी सृष्टि ने पूछा, लेकिन भाई अब वो वापस क्यों आया था? ये सुन वन्या भी देव को देखने लगती है। इस सवाल का जवाब उससे भी चाहिए था। देव दोनों को देखते हुए कहते हैं, मैं जिस कंपनी में काम करता था उसका मालिक भी इन्हीं चीज़ों का शिकार होने वाला था, इसी दौर से गुजरने वाला था जहां से मैं लौटकर आया हूं। वो एक बॉस होने के साथ साथ वो मेरा भी दोस्त था। मैं उससे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता था। मैंने उस सब बताया और अमीश के काले धंधों को बंद करवाने में भी मैंने पुलिस की मदद की। जिस बहन ने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, मैं उसकी ये कुर्बानी बर्बाद नहीं जाने दे सकता था। लेकिन अब अमीश की पावर और धंधा बहुत दूर तक फैल गया था। वो हर बार बचकर निकल जाता था। फिर एक दिन उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसे सब याद आ गया और उसने दोबारा से मुझे किडनैप करके वन्या को टारगेट बनाया। अनिका जो इतनी देर से सब सुन रही थी वो अचानक देव के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। देव उसकी मनोदशा समझ गया। उसने कहा, अनिका मैं ठीक हूँ और देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी तरफ देखो। अब वो आदमी हमारी जिंदगी में लौटकर कभी नहीं आएगा। तभी वन्या ने सुमित्रा जी को कुछ इशारा किया। सुमित्रा जी ये देख अनिका का सर सहलाकर कहती है, जैसे मुझे वन्या की बहादुरी पर नाज ही वैसे ही तुम पर भी है। तुमने भी देव के लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है। ये सुन अनिका सुमित्रा जी को देखने लगी जैसे उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। सुमित्रा जी, माता रानी की मेहर से अब सब ठीक है। अब अपने घर वालों से बात करो, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। इतना अच्छी बहू मैं अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती। ये सुन अनिका शर्मा कर सुमित्रा जी के गले लग गई। सुमित्रा जी मुस्कुराने लगी। वही देव अनिका को छेड़ने लगा। अपने घर की खुशियों को वापस देख वन्या ने अपने आंसू साफ करके मन में कहा, बस बाबा जी ऐसे ही मेरे परिवार की खुशियां बनाए रखना। वही समक्ष वन्या को बड़े ध्यान से नोटिस कर रहा था। उसने अपने मन में कहा, तुम इतनी अच्छी क्यों हो किटन? उस परिवार के लिए इतना कुछ कर रही हो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तभी वन्या को अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस होती है। उससे अचानक से बहुत बेचैनी होने लगती है। तभी वन्या के घर की घंटी बजती है। वन्या उठकर जाने लगती है कि नरेंद्र जी कहते हैं, वन्या तुम बैठो, मैं देखता हूँ कौन है। नरेंद्र जी ने दरवाजा खोला और सामने देखकर शॉक हो गए। वही वन्या बैठे बैठे ही इधर उधर झांक रही थी, लेकिन नरेंद्र जी उसके आगे खड़े थे। उससे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उससे बहुत बेचैनी हो रही थी देखने की आखिर कौन है। वो उठ खड़ी हुई और समक्ष से अपना हाथ छुड़वाकर नरेंद्र जी आगे जाकर खड़ी हो गई। उसके पीछे सृष्टि और लक्ष्य खड़े थे। वही समक्ष भी पीछे होकर एक तरफ खड़ा हो गया वन्या के विपरीत पक्ष में। मैं मंगेया साथ तो उम्र भर का, तूने किया रास्ता अलग घर का। मैं मंगेया साथ तो उम्र भर का, तूने किया रास्ता अलग घर का। वन्या के सामने 3 लोग खड़े थे। 2 को देखकर उससे खुशी हुई, लेकिन तीसरे पर नजर जाते ही वो हैरान हो गई। वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि सृष्टि और लक्ष्य ने उससे संभाल लिया। चाहे मैनू कर दे दिल से जुदा तू वे, कह दे कि दस्सेगी पूछेगा खुदा जो वे, यादा कैसे देगी तू मिटा। वन्या के सामने इस वक्त दर्शनी जी, रुद्र और सिद्धार्थ खड़े थे। वन्या को गिरते देख बाकी सबकी नज़र भी दरवाजे पर गई और सामने सिद्धार्थ को जिंदा देखा। सबका रिएक्शन वन्या जैसा ही था। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सिद्धार्थ बड़ी प्यार भारी नज़रों से वन्या को देख रहा था।
वही वन्या को ये समझ नहीं आ रहा था वो हंसे रोए खुश हुए या उदास, उसके अंदर इस वक्त एक सैलाब उमड़ रहा था, भावनाओं से भरा। हो ना छूटे ना ये रूहेदारियां, हो ना छूटे ना ये रूहेदारियां, हो भूले कैसे वो गल्ला प्यारियां, हो ना छूटे ना ये रूहदारियां। वही समक्ष सिद्धार्थ को देख एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे वो दोबारा उस शख्स को नहीं देखना चाहता। तभी उसे सिद्धार्थ भागता हुआ नजर आता है। वो भागकर वन्या के गले लग जाता है। वन्या के हाथ अभी भी नीचे थे, वो वैसे ही खड़ी थी पत्थर की मूरत बनकर। हो वे तू बंदा है, क्यों बेरेहम, जो है पल बीते पल में वो ना है वे हम। भूले कैसे वो गल्ला प्यारियां, ना छोटे ना ये रोहदारियां। ये देख समक्ष की मुठिया कस जाती है। वही सिद्धार्थ को इतना सुकून मिल रहा था वन्या को गले लगा कर कि वो सब भूल गया था, उससे उसकी वाइल्ड कैट मिल गई थी। सिद्धार्थ वन्या से अलग नहीं हो रहा था, वो उसके वैसे ही गले लग उसे गोल गोल घुमाने लग जाता है। चाहते थे हम मगर क्यों साथ रहे ना सके, इल्जाम किस पे लगे, गैर के तो होके भी एक दूजे में रह गए, हंजू रोके ना रुके। वही समक्ष की मुठिया टाइट होती जा रही थी, गुस्से से अब उसकी आंखें भी हल्की लाल होनी शुरू हो गई थी। समक्ष की नसें भी उभरने लगी थी गुस्से के कारण। सिद्धार्थ वन्या ने लगभग 15 मिनट बाद अलग होके कहता है, वन्या आई मिस यू सो मच। वन्या मैंने तुझे बहुत याद किया, सॉरी मैंने इतने टाइम तक तुझे अकेला छोड़ा, लेकिन अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं जाऊंगा अपनी वाइल्ड कैट को छोड़कर। वो जाने दे यार जाने दे, गलतियां सारी भूल भाल के। सुन ले तू दिल की, मान ले सलाह तू वे, वरना की दसेगी पूछेगा खुदा जो वे, यादों का तेनु है वास्ता। वन्या ये सब सुन होश में आती है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हालांकि वो रो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वन्या रियलिटी नहीं भूली थी, सामने खड़ा शख्स सिद्धार्थ था, लेकिन अब वो उसकी नहीं थी। बहुत कुछ अब उसकी जिंदगी में बदल चुका था। सिद्धार्थ को देखने के बाद उससे सबसे पहला ख्याल समक्ष का आता है। हो ना छूटे ना ये रूहेदारियां, छूटे ना रे ये रूहदारियां। हो भूले कैसे वो गल्ला प्यारियां, हो ना छूटे ना ये रूहदारियां। वो पलटकर समक्ष को देखती है, जिसकी आंखें उसे लाल नजर आती है। वन्या उसकी तरफ बढ़ने ही लगती है कि समक्ष सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरे में चल जाता है। ये बात रुद्र भी नोटिस करता है। हो रूहेदरियां रे, छोड़े से छोड़े ना रूहेदरियां रे। होने दे होता है जो जिस्म जुदा रे, हम तो निभाएंगे रूहेदरियां रे। वही सिद्धार्थ एक बार फिर वन्या को गले लगाकर बाकी सब से मिलता है। थोड़ी देर बाद सब हॉल में बैठे हुए थे, समक्ष अभी भी यहाँ मौजूद नहीं था। सिद्धार्थ सबको अपनी सच्चाई बताता है कि उसे किसी उसके दोस्त ने बचाया है, और जिसे अग्नि दी गई थी वो कोई और इंसान था जिससे मेरी शक्ल दी गई थी, क्योंकि मेरी जान को खतरा था। उसके बाद वो कोमा में रहा और जैसे ही उससे होश आया वो अपने परिवार के पास वापस लौट आया। सिद्धार्थ ने अभी ये नहीं बताया कि उस पर हमला समक्ष ने करवाया, क्योंकि वो उसके खिलाफ पक्के सबूत ढूंढ रहा था। वो एक ही बार में वन्या से उससे अलग कर दे। सच्चाई ये थी क्या कुछ, और ये तो बाद में पता चलेगा। सिद्धार्थ कब से नोटिस कर रहा था कि जब से वो आया था वन्या ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। उसका ध्यान बार बार रूम की तरफ जा रहा था, लेकिन सिद्धार्थ उससे जाने नहीं दे रहा था। सब एक करके अपने कमरे की ओर चले जाते हैं, क्योंकि रात काफी हो गई थी। सृष्टि और लक्ष्य भी अपने घर चले जाते हैं। अब सिर्फ रुद्र, सिद्धार्थ और वन्या बैठे थे हॉल में। जब वन्या से और बर्दाश्त नहीं होता तब वो किसी से बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चली जाती हैं। सिद्धार्थ उसे रोकने लगता है कि रुद्र मना कर देता है। वे तू बंदा है, क्यों बेरेहम, जो है पल बीते पल में वो ना है वे हम। कमरे में समक्ष इस वक्त शर्टलेस होकर सिगार के लंबे कश ले रहा था। उसके दिल और दिमाग में एक जंग चल रही थी, जहां उसका दिमाग कह रहा था कि वन्या उसकी ही थी और हमेशा रहेगी, वही उसका दिल में एक हल्की सी इनसिक्योरिटी पनप चुकी थी सिद्धार्थ के आने के बाद। दिल कह रहा था कि वो वन्या को इन सब से दूर ले जाए, उसकी वन्या सिर्फ उसकी हो, सिर्फ उसकी। तभी वन्या पीछे से आकर समक्ष को गले लगाकर उसकी पीठ पर अपना सर टिका लेती है और धीमी आवाज में कहती है, पूछोगे नहीं कुछ।
ये सुन समक्ष सिगार को दूर फेंकता है और पलट कर वन्या के होठों पर होंठ पर रख देता है और शिद्दत से उससे चूमने लगता है। भूले कैसे वो गल्ला प्यारियां, ना छोटे ना ये रोहदारियां, ना छूटे ना ये रोहेदारियां, ना छूटे ना ये रोहेदारियां। तभी वन्या समक्ष की बाहों में झूल जाती है। वही सिद्धार्थ वन्या और समक्ष को इतने करीब देख कमरे के अंदर आकर समक्ष को धक्का दे देता है। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ चैप्टर 70 द रियल गेम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। चलिए अपनी कहानी जारी रखते हैं। कमरे में समक्ष इस वक्त शर्टलेस होकर सिगार के लंबे लंबे कश ले रहा था। उसके दिल और दिमाग में एक जंग चल रही थी, जहां उसका दिमाग कह रहा था कि वन्या उसकी थी और सिर्फ उसकी ही रहेगी, वही उसका दिल में एक हल्की सी असुरक्षा पनप चुकी थी सिद्धार्थ के आने के बाद। दिल कह रहा था कि वो वन्या को इन सब से दूर ले जाए, उसकी वन्या सिर्फ उसकी हो, सिर्फ उसकी। तभी वन्या पीछे से आकर समक्ष को गले लगाकर उसकी पीठ पर अपना सर टिका लेती है और धीमी आवाज में कहती है, पूछोगे नहीं कुछ। ये सुन समक्ष सिगार को दूर फेंकता है और पलट कर वन्या के होठों पर होंठ पर रख देता है और शिद्दत से उससे चूमने लगता है। समक्ष की इस दिल और दिमाग वाली जंग को सिर्फ वन्या ही शांत कर सकती थी। अब कुदरत का फैसला चाहे जो होता है, लेकिन समक्ष वन्या को खुद से दूर नहीं कर सकता था। समक्ष हौले हौले वन्या के लबों का रस पी रहा था, जैसे वो खुद को विश्वास दिला रहा हो कि वन्या सिर्फ उसकी है। तभी वन्या समक्ष की बाहों में झूल जाती है। वही सिद्धार्थ वन्या और समक्ष को इतने करीब देख कमरे के अंदर आकर समक्ष को धक्का दे देता है। दरअसल सिद्धार्थ रुद्र के मना करने के बावजूद वन्या के पीछे आया। वो अब वन्या को एक सेकंड के लिए भी अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। जब उसने वन्या और समक्ष को किस करते देखा तो पहले हैरान रह गया। वन्या कभी किसी लड़के को अपने इतने करीब नहीं आने देती है, यहाँ तक कि ये हक सिद्धार्थ को भी नहीं था, वो भी उससे दूरी बनाकर रखता था। फिर जब उसने वन्या को समक्ष की बाहों में झूलते देखा तो उससे यही लगा कि समक्ष ने उसे जबरदस्ती किस किया है, जिससे वन्या का दम घुट गया और वो बेहोश हो गई। ये सोच सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में जाता है और समक्ष को धक्का दे देता है। समक्ष जो वन्या का हाथ चेक कर रहा था, जिस पर अभी भी रुमाल बंधा था और वो पूरा लाल हो गया था। समक्ष का एक हाथ वन्या की गर्दन के नीचे था। सिद्धार्थ के ऐसे अचानक धक्का देने से समक्ष वन्या का हाथ छोड़ देता है और उसका दूसरा हाथ भी डगमगाने लगता है, जिससे वन्या गिरने लगती है। ये देख सिद्धार्थ और समक्ष का ध्यान वन्या पर जाता है। सिद्धार्थ उससे संभालता कि उससे पहले ही समक्ष तेजी से वन्या की कमर पकड़ अपनी तरफ खींच उसे अपने सीने में छुपा लेता है। समक्ष के पहाड़ जैसे शरीर के बीच वन्या बिल्कुल छिप गई थी। समक्ष की पकड़ इतनी मजबूत थी वन्या के ऊपर, जैसे वन्या को कोई उससे छीन कर ले जा रहा है। ये देख सिद्धार्थ जब दोबारा अपना हाथ समक्ष के ऊपर उठाता है तो समक्ष बीच में ही उसका हाथ पकड़ लेता है अपने एक हाथ से। समक्ष का दूसरा हाथ वन्या की कमर पर था। समक्ष एक नज़र वन्या को देख सिद्धार्थ का हाथ झटकते हैं और वन्या को अपनी गोद में उठाकर कमरे से बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी समक्ष के कानों में सिद्धार्थ की आवाज़ पड़ती है, वाह समक्ष सचदेवा वाह, माना पड़ेगा तुम्हारे शैतानी दिमाग को। एक तरफ तूने मुझे दोस्त बोलकर मुझ पर ही हमला करवाया और दूसरी तरफ मेरी ही गर्लफ्रेंड से शादी करी। तुझे तो मैंने भाई से बढ़कर समझा था समक्ष, लेकिन तू तो दुश्मन से भी बदतर निकला। कम से कम दुश्मन सामने से तो वार करता है, लेकिन तुझसे वो भी नहीं हुआ। ये सुन समझ कुछ रिएक्ट नहीं करता और बाहर निकल जाता है। वही सिद्धार्थ ये देख गुस्से में उबलते हुए उन दोनों के पीछे जाता है, लेकिन उससे पहले ही समक्ष वन्या को लेकर जा चुका था। सिद्धार्थ ये गुस्से में कहता है, आ समक्ष सचदेवा, मैं अपनी वन्या को तुमसे लेकर रहूंगा। थोड़ी देर बाद समक्ष हॉस्पिटल के आगे गाड़ी रोकता है और वन्या को अंदर ले जाता है। डॉक्टर उसका अच्छे से चेकअप करके बताते हैं कि वन्या कील चुभने की वजह से बेहोश हुई है। वो लोहे की कील काफ़ी टाइम तक वन्या की बॉडी में रही थी, इसलिए उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया है। सुबह तक होश आ जाएगा इन्हें। आप 1 घंटे में उनको घर ले जा सकते हैं। समक्ष एक कमरे में बैठकर वन्या जा सर सहला रहा था और उसे एक टक देखे जा रहा था जो गहरी नींद में सो रही थी।
तभी समक्ष का फोन बजता है। समक्ष देखता है तो फोन निमित का था। वास्तव में निमित की वीडियो कॉल थी। समक्ष अपना फोन स्टैंड पर रख निमित की वीडियो कॉल का जवाब देता है और दूसरे हाथ से वन्या का सर सहलाने लगता है। तभी उधर से निमित की आवाज आती है, मुझे आशा है कि तू और भाभी ठीक होंगे, पर यहाँ एक समस्या हो गई है। समक्ष वन्या की उंगलियों से खेलते हुए कहता है, कैसी समस्या? निमित ये सुन उसे होटल में हुई सारी घटना बताता है और साथ ही साथ उस वेट्रेस और आदमी की सच्चाई भी। समक्ष ये सुन बिना कुछ खास रिएक्ट किए कहते हैं, मैं आ रहा हूँ, तब तक पता लगाओ कौन था इन सब के पीछे। ये सुन निमित कॉल कट करने जा ही रहा होता है कि समक्ष कहता है, कल दोपहर की मीटिंग रखो जिसमें सिर्फ हम 5 समक्ष, निमित, जीवन, अर्पित और तापस मौजूद हो, मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। ये सुन निमित सर हिलाकर कॉल कट कर देता है। वही समक्ष वन्या के माथे की चूम कर उससे अपने सीने से लगाकर कहता है, पता नहीं कैसे रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। ये बोल एक बार फिर समक्ष वन्या के होठों को छू लेता है, फिर समक्ष उसके गाल पर किस करके कहता है, जल्दी आना मेरे पास, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। सुबह का वक्त, खन्ना मेंशन। सुनीता जी आज नाश्ता बना रही थी। उनके चेहरे की खुशी कुछ अलग ही राज बयान कर रही थी। आखिर उनका बेटा इतने साल बाद घर आया था। वो जी भरकर उससे अपने हाथों के पकवान बनाकर खिलाना चाहती थी। सुनीता जी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाती है और सभी एक एक करके आकर बैठते हैं। तभी सोनी भी कृति को लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। उनके पीछे ही तापस भी था। उन तीनों के साथ बैठते ही सब एक एक करके डाइनिंग टेबल से उठते हैं और अपने अपने कमरों की तरफ चले जाते हैं। ये देख सुनीता जी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इस परिवार को ऐसे बिखरता हुआ नहीं देख सकती थी। सुनीता जी ने कभी खन्ना परिवार का बुरा नहीं सोचा, आखिर वो ऐसा करती भी क्यों? एक खन्ना फैमिली ही थी जिन्होंने उससे इतना कुछ दिया था। लेकिन आज अपनी खुशी अगर उन्हें सोची तो ये बात सबको बुरी लग गई। वही कृति सुनीता जी को ऐसे देख तापस को इशारा करके कहती है, आंटी जी को संभालो। ये देख तापस सुनीता जी पास जाता है और उन्हें चेयर पर बैठा कर कहता है, माँ उदास मत हो, सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। इस घर में कोई भूखा रहने वालों में से नहीं है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक दिन सब मेरे साथ इसी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करेंगे, वो भी हंसी खुशी। चलो अब आप मुस्कुराए और मुझे खाना खिलाएं अपने हाथ से, वरना मुझे लगेगा आप मुझे यहाँ लाकर पछता रही है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं वापस चला। ये सुन सुनीता जी झट से तापस के मुंह में खाना भरकर कहती है, खबरदार जो ऐसी बातें करी तो मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं है इस वक्त। ये सुन तापस कुछ कहता है कि उसका फोन बजता है। तापस देखता है तो संदेश था निमित का, जिसमें मीटिंग की डिटेल्स और टाइम भेजा था उसने। ये देख वो तुरंत खड़ा होकर बाहर जाते हुए कहता है, माँ मैं ऑफिस चला, मुझे कुछ जरूरी काम है, आप अपना और कृति का ख्याल रखना। वही करनाल में सुबह वन्या की नींद खुलती है। वन्या इस वक्त अपने कमरे में थी, उसे कल की बातें याद आने लगती हैं। तभी समक्ष रूम के अंदर आता है। ये देख वन्या उठकर उसे देख कुछ कहती कि समक्ष कहता है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये सुन वन्या बेड से खड़े होते हुए कहती है, ठीक है मैं सामान पैक कर। वन्या लाइन पूरी करती कि समक्ष कहता है, मैं अकेला दिल्ली जा रहा हूँ। ये सुन वन्या अपनी बड़ी आंखों से समक्ष की तरफ देखने लगती है। समक्ष एक बैग उठता है और कमरे से बाहर चला जाता है। ये देख वन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उससे यही लग रहा था कि समक्ष उसे सिद्धार्थ की वजह से छोड़कर जा रहा है। वन्या काफी देर तक कमरे के दरवाजे को देखती रहती है जहां से समक्ष गया था। वो शायद इस उम्मीद में थी समक्ष लौटकर आएगा और उससे गले लगाकर कहेगा, जल्दी आऊंगा तुम्हें लेने, लेकिन उसकी इस उम्मीद पर पानी फिर गया। ये सोच वन्या भागकर बालकनी की तरफ जाती है जहां समक्ष कार में बैठ रहा था। वन्या के दिल में फिर उम्मीद जगती है कि शायद समक्ष उसे पलटकर देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। समक्ष बिना वन्या को देखे टैक्सी में बैठकर चल जाता है। वन्या बस खाली नजरों से एकटक रोड को देखती रहती है। दूर खड़ा सिद्धार्थ ये देख मुस्कुरा कर कहता है, द रियल गेम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अब देखता हूँ समक्ष सचदेवा तुम्हारा विश्वास जीतता है या मेरा प्यार। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ।